हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस 8 4.4। यानी कि इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस 8 4.4 के सॉल्व एग्जांपल्स को। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में। तो आपको आ जाना है पेज नंबर 103 पर। ओके, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, जिसे हमें क्या करना है, समझना है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है कि सपोज करो कि शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए है। ध्यान देना, ये जो आपको 100 रुपए दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, ये है हमारा फेस वैल्यू। ठीक है, और मार्केट वैल्यू शेयर का कितना है, तो वो है 150 रुपए। लीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 150। ठीक है, और ब्रोकरेज का रेट कितना दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.5%। यानी कि अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये बात हो जाती है। तो हमें क्या क्या निकालना है, देखो ये पहला क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक कि व्हाट अमाउंट शुड वन पे फॉर परचेजिंग 100 सच शेयर्स। यानी कि अगर आप ऐसे 100 शेयर्स खरीदोगे तो फिर आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर्स। यानी कि ऐसे आप 100 शेयर्स को अगर बेचोगे तो फिर आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें क्या करना है, मतलब जिनका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बताया गया है। पहली बात तो मान लीजिए कि अगर हम शेयर्स को परचेस कर रहे हैं, है ना, तो हमें क्या क्या देना पड़ेगा, जो शेयर का मार्केट वैल्यू है बच्चों वो देना पड़ेगा, और जो ब्रोकरेज है ना, ब्रोकरेज मतलब जो बीच में आ रहा है जिसको हम कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें दोनों के दोनों जोड़ना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू और ब्रोकरेज। कुल मिलाकर के हमारा टोटल अमाउंट बनेगा जो हमें पे करना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है बताओ। इसमें एक तो मार्केट वैल्यू आ रहा है, दूसरा ब्रोकरेज आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, दो कंडीशन बनेंगी। पहला ये, अभी हम फर्स्ट का आंसर निकाल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ बाइंग शेयर्स, तो बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर का बच्चों बाइंग प्राइस क्या होगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ओके, सो मार्केट वैल्यू इज गिवन टू यू 150। तो मार्केट वैल्यू की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब ये जो ब्रोकरेज है ना बच्चे, ये किसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ब्रोकरेज का रेट कितना दिया है, 0.5%। तो देखो मार्केट वैल्यू कितना है 150, इसका हम लोग 0.5% कैलकुलेट करेंगे। तो बोलो कितना आएगा, देखो इसको हटाए, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, फिर इसको किससे कैंसिल करोगे, 15 से कितना होता है 75 होता है, अपॉन में है 100, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चे 0.75। मतलब ये हमको मिल गया है ब्रोकरेज। ओके, तो देखो मार्केट वैल्यू है 150, ब्रोकरेज कितना है 0.75। ठीक है, और दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर, यानी एक शेयर का बाइंग प्राइस यानी खरीदने वाला प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 150.75। लेकिन क्या हमें एक शेयर का निकालना था, नहीं, हमें तो ऐसे 100 शेयर्स का बाइंग प्राइस निकालना था। यानी कि परचेजिंग, जब हम परचेस करेंगे तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो भाई, ये है बस एक शेयर का, हमें 100 शेयर का निकालना था। तो इसके लिए ना हम लोग 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जब आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15075, यानी कि 15,075 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आएगा 15,075। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो बताओ कैसे लिखोगे, हम लिखेंगे कि इफ समवन परचेज 100 सच शेयर्स द टोटल कॉस्ट विल बी हाउ मच, 15,075। ठीक है, तो ये है आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बता दिया। देखो इसमें 15,000 रुपए क्या हो जाएंगे हमारे, मतलब वो शेयर का प्राइस होगा, और 75 रुपए क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा क्या कहते हैं, 75 रुपए हमारा होगा ब्रोकरेज। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों को अलग अलग भी इन्होंने बताया है, बट हमको साथ साथ में ही बताना था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग शेयर्स, यानी जब आप बच्चों शेयर्स को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है, तब क्या होगा, तब ये वाला फॉर्मूला होगा, है ना, मैंने आपको बताया था इसके पीछे का रीजन। क्योंकि जब हम शेयर्स को खरीद रहे होते हैं तो शेयर का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो तो हमें देना ही पड़ता है, प्लस ब्रोकरेज भी देना पड़ता है ना। जो बीच में एक मिडिलमैन आया है उसको कुछ घूस वूस दोगे कि नहीं, देना पड़ेगा कि नहीं, हाँ, तो उसको दे देते हैं। ठीक है, यानी टोटल हमारे पास से पैसा कितना जाता है दोनों मिला करके। अब मान लीजिए कि अगर हम सेलर है, सेलर, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो पैसा आएगा, मान लीजिए मार्केट वैल्यू है कितना शेयर का 150 रुपए, तो 150 रुपए हमारे पास आया, राइट। अब बीच में वो जो एजेंट है ना, ब्रोकर, वो कहेगा कि भाई मेरी दलाली किधर है, मुझे भी दे दो पैसे। तो हमें क्या करना होगा, वो जो 150 रुपए हमारे पास आया है उसमें से ही हमें ब्रोकरेज निकाल करके उस पर्सन को देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, जो हमें पैसा रिसीव हुआ है यानी कि जो मार्केट वैल्यू है उसमें से आपको
ब्रोकरेज माइनस करोगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा बच्चों सेलिंग प्राइस पर शेयर, ठीक है, क्योंकि आप सेलर हो तो सेलर अपने पास से ही तो देता है ना ब्रोकरेज। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी एट द टाइम ऑफ सेलिंग शेयर्स, यानी जब आप शेयर्स को बेच रहे होंगे तब। तो देखो सेलिंग प्राइस पर शेयर क्या होगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो बच्चों मार्केट वैल्यू है 150, अब 150 का आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा। हमने ऊपर निकाला था, आपने देखा भी था, है ना। अब 150 में से 0.75 को माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया, 149.25 आएगा। आप कहेंगे कैसे, मैंने कहा देखो ऐसे, 150.0.75, 10 में से 5 गया 5, इधर आ गया 2, है ना, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चे 4, यहाँ पे 149.25, ठीक है। तो माइनस करोगे तो ऐसे ही आएगा। ओके, तो ये तो हमको एक शेयर का मिला है, हमें 100 शेयर का निकालना था, तो बस इसमें 100 से गुणा कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, ये जो पॉइंट है ना ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 14925 यानी कि 14,925, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ समवन सेल्स 100 सच शेयर्स ही विल गेट, यानी उसके जेब में कितना पैसा आएगा, तो देख लो बच्चों इतना पैसा आएगा, 14,925, इतना पैसा उसके जेब में आएगा, क्योंकि उसने वो भी दिया था ना। अगर ब्रोकरेज नहीं देता तो फिर उसको 15,000 के 15,000 मिलते, बट वो ब्रोकरेज भी अपने पास से दे रहा है, तो 75 रुपीज को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कहाँ थे हम, हाँ चलो ये तो हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमने इसको कंप्लीट कर लिया, बहुत ही इजी था। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये रहा बच्चों हमारे सामने एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें बात की जाएगी जीएसटी की। किसकी बात की जाएगी भाई, जीएसटी की। देखो आप ब्रोकरेज तो दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको जीएसटी भी तो देना पड़ेगा, है ना, जीएसटी भी तो लगेगा। तो चलो अब जीएसटी की जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि एज पर एग्जाम्पल नंबर 1 के हिसाब से देखो, तो सपोज कीजिए कि जो पर्सन है उसको कितना पे करना है, अमाउंट 15,075, यानी कि 15,075, हमने ऊपर भी देखा था, है ना, फॉर बाइंग 100 शेयर्स, ठीक है। इन दैट 75 क्या है बच्चे, ये है हमारा ब्रोकरेज। हमने देखा भी था कि 75 रुपीज क्या था, ब्रोकरेज था, बाकी 15,000 रुपए तो मार्केट वैल्यू था शेयर्स का, है ना। तो अगर मान लीजिए बायर को 18% का जीएसटी पे करना है, ओके, तो फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है, मतलब जीएसटी आपको फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद रखना जो जीएसटी है ना बच्चे, वो हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। जो ब्रोकरेज हमने अमाउंट दिया ना उसके ऊपर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही पेड टू द ब्रोकर एंड प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भी बनाना है इस तरीके से, और आपको ये भी बताना है कि जीएसटी कितना पे किया उसने ब्रोकर को, ठीक है। तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, यस एवरीवन, अभी बताया था ब्रोकरेज के ऊपर। तो ब्रोकरेज कितना है 75, तो चलो अभी 75 के ऊपर 18% निकालेंगे, वाई, बिकॉज द जीएसटी रेट इज 18%। तो 18/100 लिखोगे बच्चों, यहाँ पे 75 लिखोगे, फिर इसको सॉल्व करो, 25 4 25 3, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या करोगे, 18 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना और 4 से डिवाइड कर देना। 18 3 54 होता है, अब ये 4 से डिवाइड करो प्यारे दोस्तों, 4 1 4, यहाँ पे एक, फिर 4 3 12, फिर माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है ना, 4 5 20, यानी कि 13.5 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 13.5। आप कहेंगे ये 0 भी लिखा है, तो पॉइंट के बाद 0 आप लिख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, ठीक है। तो 13.5 हमको क्या मिल जाएगा, जीएसटी मिल जाएगा। ओके चलो जीएसटी तो हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट भी बनाना था, तो चलो बच्चों बना लेते हैं फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसमें देखो बी मीन्स क्या होता है, बाई होता है, बी मतलब खरीदना, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स 100 शेयर्स क्या किए, बी मतलब क्या होता है, बाई खरीदे। मार्केट वैल्यू कितना था 150 रुपए, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15,000 रुपए हो जाएगा, है ना, क्योंकि 150 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 आएगा। ब्रोकरेज कितना 0.5%, जो कि हमको मिलता है 75। ओके, फिर क्या करोगे बताओ, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, तो इसी का आधा, किसका आधा करना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ ये जो हमने जीएसटी निकाला था बच्चों इसका आधा करेंगे, तब तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तक पहुंच पाएंगे। तो 13.5 का जब आप आधा करोगे तो ये मिलेगा हमको 6.75, और 6.75 तो एसजीएसटी और सीजीएसटी मिल गया। और टोटल वैल्यू बताओ बच्चे यहाँ पे कितना होगा, तो देखो 15,000 वो
टोटल प्राइस, फिर ये ब्रोकरेज दे दो, फिर इसके ऊपर ये जो CGST और SGST है बच्चे वो भी दे दो, सबको जोड़ करके आप देखोगे तो आपको कितना मिलेगा 15,088.50। ठीक है, तो ये है आपका फाइनली आंसर। इस तरीके से क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें प्रिपेयर करना होता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3। रेडी हो सभी लोग एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए? आप कहेंगे हाँ हम तो बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगला सवाल। इसमें क्या लिखा है कि बाशिर खान, लो जी बाशिर खान जी हैं, क्या करते हैं, परचेज 100 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू ₹40, यानी कि उन्होंने 100 ठे शेयर खरीदा, मार्केट वैल्यू कितना था, 40 रुपए। ब्रोकरेज इन्होंने पे किया है कितना, 0.5% का। फिर रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज 18%, ब्रोकरेज के ऊपर रेट ऑफ GST कितना है, 18% है। तो फिर बताओ कि टोटल अमाउंट ही पेड फॉर द शेयर परचेज, यानी जब उन्होंने शेयर खरीदा तो फिर कितना अमाउंट पे किया, ये फाइंड आउट कर लो। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, देखो हम पहली बात तो मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कि टोटल मार्केट वैल्यू कितना होगा, फिर ब्रोकरेज निकालेंगे, GST निकालेंगे, सबको एक साथ प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना अमाउंट पे किया था शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स कितना होगा, 4000 रुपए। तो ये बच्चे आ गया हमारा मार्केट वैल्यू। व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्केट वैल्यू, मतलब इतना टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, कुल मिला करके जितने भी उन्होंने शेयर्स खरीदे, जैसे कि 100 शेयर्स खरीदे है ना, तो 100 शेयर्स का दाम इतना आ गया। अब इतना ही नहीं, उनको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज वो कितना दे रहे हैं बताओ, 0.5%। बच्चों ब्रोकरेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो ब्रोकरेज पर शेयर कितना, 0.5 अपॉन 100 इंटू 40, 0 0 कैंसिल, ये वाला 0, ये वाला हटाओगे इधर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 20 और यहाँ पे 2 ठे 0 था, मतलब 0.20 आ जाएगा। ये तो हमको एक शेयर का क्या मिला है प्यारे बच्चों, ब्रोकरेज मिला है। अब क्योंकि इसी तरीके के 100 शेयर्स खरीदे गए हैं ना, तो इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर दे। क्या देखो किया है, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, नहीं किया है, करना चाहिए था। हाँ देखो इधर नीचे किया है, देख रहे हो, नीचे करें इन लोग। तो देखो ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स, हमने तो यहाँ पे एक शेयर का निकाला था, लेकिन 100 शेयर्स का कितना होगा बताओ। तो 100 शेयर्स के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा बच्चों 100 से, तो फिर कितना आ जाएगा, 20 रुपए। ठीक है, तो 20 रुपए उन्होंने क्या किया है, शेयर्स ये क्या कहते हैं, ब्रोकरेज दिया है। ठीक है, तो देखो 4000 तो हमारा उस शेयर का प्राइस होगा, 4000 रुपए, और 20 रुपए यहाँ पर क्या हो गया, 20 रुपए हमारा हो गया प्यारे बच्चों ब्रोकरेज। ठीक है, अब वो GST भी दे रहे हैं, तो GST कितने का है, GST का यहाँ पे रेट है बच्चे 18%। GST किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ब्रोकरेज के ऊपर। ब्रोकरेज कितना है, टोटल अमाउंट 20, तो 20 का हम लोग 18% निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 2 5 10, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5 3 15, 5 6 30, यानी कि 3.60 हम बोल सकते हैं, या फिर 3.6 बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 3.6 ये आ गया बच्चे हमारा GST, तो ये मैंने इधर लिख दिया। अब इन सबको जोड़ दीजिए और फिर अच्छा रुको 1 मिनट, हाँ 3.6 ये कितने शेयर्स का हमने निकाला है, 18/100, 3.6। ठीक है, तो बाशिर खान को कितना अमाउंट देना पड़ेगा अभी आपको समझ आ जाएगा, इन सबको जोड़ दो ना बस। तो देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, इधर 2, और उसके बाद फिर ये इधर, मतलब 4023.6 रुपीज। ठीक है, आप चाहो तो ये आगे 0 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, जैसे कि इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली अमाउंट हो जाएगा जितना बाशिर खान को क्या करना पड़ेगा, वो शेयर्स को परचेज करने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बताओ जल्दी से, मैं आपको एक बार फिर से सारी बातें बताती हूँ। अभी आप सोचेंगे कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको डायरेक्टली बताया। और इन्होंने देखो एक एक चीजें की है, पहले इन्होंने ब्रोकरेज निकाला, ठीक है, फिर एक का निकाला, एक का मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज दोनों मिलाकर के कितना होता है 40.20, मतलब 40 और 0.20, यहाँ पे ये एक शेयर का निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स निकाला है कि 100 शेयर्स का कॉस्ट कितना होगा, तो इसमें इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4020 रुपए आ गया। ठीक है, जिसमें से देखो ब्रोकरेज और 100 शेयर के ऊपर ब्रोकरेज 20 रुपए का था, तो इसके ऊपर इन्होंने GST निकाला, 3.60 आया, फिर इसको और इसको जोड़ दिया GST को, तो हमें फाइनली जो अमाउंट था वो मिल गया। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा अगला मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर, आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 की। ठीक है, अच्छा आप सोचेंगे कितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जरा बताओ तो, आप दिखाती हूँ कितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड दैट्स इट, नहीं खत्म नहीं होगा, अभी और है। यहाँ पे एक NAV वाला है, नाव वाला है, आओ दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पर है। चलो ये तो इजी है वो हम कर लेंगे। अभी बस 2 और क्वेश्चंस हैं लेंदी जिन्हें हमें करना है सॉल्व, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4
ये रहा बच्चों हमारे सामने, रेडी हो सभी लोग? हाँ, तो देखो इसमें क्या लिखा है कि पंकज राव ने बच्चों इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया? 1,25,295 रुपए शेयर्स में इन्वेस्ट किए, जिसमें फेस वैल्यू हमारा 10 रुपए था और मार्केट वैल्यू शेयर्स का कितना था? 125 रुपए। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2% एंड जीएसटी इज 18%, ध्यान रखिएगा। देन फाइंड, तो फिर फाइंड करना है कि हाउ मेनी शेयर्स वर परचेज, तो बताओ कि कितने शेयर्स खरीदे गए। ओके, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड, मतलब उन्होंने कितना अमाउंट ब्रोकरेज का पे किया और कितना उन्होंने जीएसटी पे किया, वो बताओ उस ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो हम बता लेंगे, कोई बात नहीं, इन्होंने टोटल इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब शेयर्स खरीदा और उसके लिए उन्होंने कितने पैसे खर्चे किए हैं बच्चों, तो इतना 1,25,250 रुपए। ब्रोकरेज है 0.2% का, जीएसटी रेट इज 18%, राइट। ओके, अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ब्रोकरेज बताना है, जीएसटी बताना है और क्या बताना है, और कि हाउ मेनी शेयर्स वर परचेज, यानी कि उन्होंने कितना शेयर खरीदा था, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो ब्रोकरेज पर शेयर, अब बच्चों ब्रोकरेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट वैल्यू के ऊपर। मार्केट वैल्यू 125 का 0.2% हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर जीएसटी किसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं? हाँ, जीएसटी हम कैलकुलेट करते हैं ब्रोकरेज के ऊपर। तो ब्रोकरेज कितना है? 0.25। इसका बच्चों 18%, 18/100। जब ये कैलकुलेट करोगे ना तो आपको इतना मिलेगा 0.045, ठीक है। तो ये मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर कितना होगा? देखो हमसे कहा गया था कि जीएसटी निकालो और ब्रोकरेज निकालो। बच्चों हमने यहाँ पे जीएसटी और ब्रोकरेज जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब आगे की कहानी हम देखेंगे। हमसे पूछा गया था ना कि नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा। और एक और बात आप सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पर ये जो ब्रोकरेज निकाला है या फिर ये जो जीएसटी निकाला है वो तो बस एक शेयर का है, हमें कितने शेयर का चाहिए था? जितने शेयर हमने खरीदे उतने शेयर्स का हमको बताना पड़ेगा, यानी कि टोटल ब्रोकरेज और टोटल जीएसटी बताना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, टोटल ब्रोकरेज और टोटल जीएसटी हम कब बता पाएंगे? जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे तब। अभी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ही नहीं, है ना। तो पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा, उसके बाद जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उसमें हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल जीएसटी मिल जाएगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ब्रोकरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा मेन टारगेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। अब वो कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, तो 1,25,250 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया है। तो प्यारे बच्चों, शेयर्स खरीदने के लिए हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमने एक शेयर के लिए कितना अमाउंट पे किया, तो क्या हम नंबर नहीं निकाल सकते? जैसे मान लो कि अगर हमने 100 शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर का दाम कितना है, यानी एक शेयर के ऊपर हमने 10 रुपए खर्चा किए हैं। कितने बच्चों? 10 रुपए या फिर 20 रुपए, चलो 20 रुपए मान लेते हैं कि एक शेयर के ऊपर हमने 20 रुपया खर्चा किया है। तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, कितने शेयर्स हमने खरीदे? तो आप कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन, 100 रुपए है ना। तो इसको आप 20 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 5। आप कहोगे कि हमने ना 5 शेयर्स खरीदे थे। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है। 1,25,250 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? हम उस अमाउंट से डिवाइड करेंगे जो हमने पे किया था फॉर 1 शेयर, ठीक है। और एक शेयर का प्राइस बच्चों हमें कैसे मिलेगा? तो देखो ऐसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर दैट इज इक्वल टू, एक तो मार्केट वैल्यू हमारा रहेगा 125 रुपया, ठीक है। ब्रोकरेज अमाउंट कितना है भाई? 0.25। फिर जीएसटी कितना है? 0.045। इन सबको टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक शेयर के ऊपर कितना खर्चा किया था। अब इन सबको जोड़ दो तो बच्चों बताओ कितना आएगा? आ जाओ हम जोड़ के देख लेते हैं। 125, फिर ब्रोकरेज कितना है भाई? 0.25, फिर ये कितना है? 0.045, ठीक है। चलो पॉइंट लगाया, 0 यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इधर आएगा 5 9 2 5, यानी कि 125.295। देखो बच्चों यहाँ पर हमें ये टोटल कितना मिलता है, इन सब का टोटल किया तो हमने 125.295। ओके, तो अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, तो हम कैसे बताएंगे? तो सम इन्वेस्टेड, टोटल कितना इन्वेस्ट किया था? 125,250, इतना हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और एक शेयर का प्राइस कितना हमने पे किया? तो 125.295, 295 आएगा या फिर 250 आएगा, देखते हैं। रुको, मैंने जोड़ने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है? नहीं 295 ही आएगा। ओके, एक मिनट, ये जो हमने निकाला, रुको, कहीं हमने गड़बड़ तो ना कर दी? अच्छा, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इसको अप्रोक्स कर लिया है। मतलब देखो दोस्तों, हमें क्या मिला था? 125.29, यही 295 मिला था। क्या मिला था? यही
टोटल वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी कि एक शेयर का हमने इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया था, यानी कि पे किया था, राइट, खरीदते टाइम पे। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया है, इसको ना अप्रॉक्स कर लिया है। मतलब यहाँ पर क्या है 125.29, तो आप 9 की जगह पे क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ना 5 लिख लो, ठीक है, ऐसे चलेगा। देखो इन्होंने यहाँ पे अप्रॉक्स किया है, तो आप अप्रॉक्स करके लिख सकते हो। ओके, क्योंकि देखो ऐसा इन्होंने क्यों किया, इसके पीछे का कारण भी है। कैसे कारण है, देखो यहाँ पे ऊपर मतलब ऊपर नीचे हम लोग इजीली यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे कर दिया गया है। तो आप भी कर सकते हैं, थोड़ा पॉइंट के बाद अगर नंबर इधर उधर हुआ ना तो भी ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, वो उतना चलता है, ठीक है। तो हमने ये लिखा नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में आएगा कॉस्ट ऑफ वन शेयर, एक शेयर का प्राइस हमें कितना पड़ा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। कैसे 1000 मिलेगा, आप इसको सॉल्व करके बताओ। तो देखो यहाँ पे इससे ये कट जाए, मतलब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 00 इधर आ जाएगा, 00, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे ना दोस्तों, तो आपको 1000 ही मिलेगा। अब आप कहेंगे करके दिखाओ कैसे, देखो 125.25 इधर भी है 125.25, तो इससे ये कटा एक बार में, इधर एक आ गया और ये 3 थे 0 इसके साथ, यानी कि 1000 आया ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना खरीदा था उन्होंने, तो वो खरीदा था बच्चों 1000 शेयर्स, ठीक है, 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदा था। तो देखो हमसे पहला सवाल यही पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज, मतलब पंकज राव ने कितना शेयर्स खरीदा था, उन्होंने खरीदा था 1000 शेयर्स, ठीक है। फिर हमें बताना था कि ब्रोकरेज का टोटल अमाउंट बताओ और जीएसटी। तो बच्चों ब्रोकरेज और जीएसटी अब हम निकाल सकते हैं। देखो ब्रोकरेज हमें एक शेयर का कितना मिला था 0.25, तो 1000 शेयर्स का कितना मिल जाएगा 250 रुपए। वैसे ही जीएसटी एक शेयर का कितना 0.045 था, अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 मिलेगा। ये हो गया बच्चों हमारा टोटल जीएसटी एंड दिस इज योर टोटल ब्रोकरेज। और ऊपर हमने नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल भी लिए, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 को। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें क्या बताया जा रहा है, ये लो जी। फिर अब ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें क्या करना है, तो ये दिए गए खाली बॉक्सेस को भरना है। आओ भाई भरते हैं, है ना। हाँ, मतलब कितना कैलकुलेशन करवाएंगे हमसे, देख रहे हो सॉल्व एग्जांपल्स में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, पूरा कैलकुलेशन करते करते हमारी हालत बिगड़ जा रही है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ करते हैं, हम करेंगे और एग्जाम में भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देखो इसमें लिखा है कि नलिनी ताई इन्वेस्टेड, नलिनी ताई ने बच्चों इन्वेस्ट किया कितना 6024 रुपए, तो ये इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रख लेना। सम इन्वेस्टेड 6024 रुपए नलिनी ताई का, ओके। और शेयर्स का फेस वैल्यू है बच्चों 10 रुपए और मार्केट वैल्यू इज 60 रुपए, तो हो गया भाई। फिर शी सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू ₹50 आफ्टर टेकिंग 60% डिविडेंड, यानी कि नलिनी ताई ने क्या किया, देखो इन्होंने पहले तो इन्वेस्टमेंट किया था 6024 रुपए का, तो जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तब फेस वैल्यू 10 रुपए था और मार्केट वैल्यू 60 रुपए था शेयर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सारे के सारे शेयर्स को बेच दिया, और कब बेचा, जब 50 रुपए मार्केट वैल्यू था तब। लेकिन जानते हो इन्होंने एक चालाकी लगाई, इन्होंने डिविडेंड ले लेने के बाद बेचा है। डिविडेंड इन्होंने 60% का ले लिया, ओके, शेयर्स के ऊपर, और तब जाके इन्होंने शेयर्स को बेचा। और याद रखना कि शी पेड 0.4% ब्रोकरेज एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी उन्होंने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हर एक स्टेज पे 0.4% का उन्होंने ब्रोकरेज भी दिया है। मतलब बीच में वो जो एजेंट था ना उसको भी पैसा दिया है 0.4% का, ठीक है। तो फिर बताओ कि व्हाट वाज द टोटल गेन और लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन, यानी इस ट्रांजेक्शन में उनको कितना टोटल लॉस हुआ, ठीक है। वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि टोटल उनको नुकसान कितना हुआ। उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था और उन्होंने ब्रोकरेज भी दिया, तो बताओ कि कितना लॉस हुआ जब उन्होंने अपने शेयर्स को बेचे तब, ठीक है। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे, थोड़ी लंबी कहानी चलने वाली है, तो आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, ओके। थोड़ा सा लंबा ये जाने वाला है, तो बीच में छोड़ के भाग मत जाना। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आए, हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रेट ऑफ जीएसटी इज नॉट गिवन इन दिस एग्जांपल, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी नहीं दिया है तो जीएसटी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब उन्होंने शेयर्स परचेज किया, ठीक है बच्चों, शेयर परचेज किया जब मार्केट वैल्यू कितना था 60 रुपए था, तो उस पर उन्होंने ब्रोकरेज भी दिया होगा, क्योंकि कहा ना कि हर एक स्टेज पे ब्रोकरेज दिया है। तो ब्रोकरेज हम मार्केट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 60 रुपए के ऊपर, तो 0.4/100 इंटू 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये पॉइंट हटाओगे, एक 0 यहाँ पे लगाओगे, और उसके बाद 6 4 जार कितना होता है 24 होता है, और डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.24। व्हाट इज दिस, दिस इज योर ब्रोकरेज,
मतलब इतना ब्रोकरेज इन्होंने पे किया था। ओके, अब कॉस्ट ऑफ 1 शेयर कितना होगा, तो देखो 60 रुपए तो बच्चों हमारा मार्केट वैल्यू है, एक शेयर का कॉस्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो एक तो हमारा मार्केट वैल्यू है 60 रुपए, ऊपर से हमने 0.224 रुपीज का क्या दिया है, ब्रोकरेज भी पे किया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट कितना होगा एक शेयर का 60.24 रुपीज। ठीक है, 60.24 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, एक शेयर का प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि नलिनी ताई ने कितने शेयर्स खरीदे थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए सम इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया था 6024 रुपए, और एक शेयर का दाम कितना है 60.24। ओके, तो देखो ये वाला पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 6024 इससे ये कट जाएगा, एक बार में कितना आएगा 100, यानी कि नलिनी ताई ने कितने शेयर्स खरीदे थे, तो 100 शेयर्स खरीदे थे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, तो खरीदते टाइम पे क्या सीन रहा आपको पता चला। हाँ, फिर आगे चलते हैं। अब उन्होंने शेयर्स को बेचा, और जब बेचा ना बच्चे तभी मार्केट वैल्यू कितना था, तो 50 रुपए मार्केट वैल्यू था। ओके, और जब वो बेच रही हैं तब भी उन्होंने ब्रोकरेज पे किया है, कितने का 0.4% का। तो अब देखो जब उन्होंने बेचा फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही रहेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू 50 रुपए, तो ब्रोकरेज पर शेयर अभी 50 के ऊपर हम ब्रोकरेज निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको हटाया, इधर से एक जीरो आ गया, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट, 4 5 से कितना हो जाएगा बच्चे 20 हो जाएगा, और फिर इधर 2 जीरो है ना, यानी कि 0.20। व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रोकरेज पर शेयर, यानी एक शेयर के ऊपर का यहाँ पर ब्रोकरेज दिया है बच्चों 0.20 रुपीज। ठीक है, फिर क्या है सेलिंग प्राइस पर शेयर, यानी हर एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा वो अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा, देखो नलिनी ताई अभी शेयर्स को बेच रही है, तो मार्केट वैल्यू कितना है बच्चे 50 रुपए है, जिसके ऊपर वो 0.20 का दे रही है ब्रोकरेज, तो वो बेच रही है ना, तो उनके जेब से ही जाएगा ब्रोकरेज बराबर। तो क्या करना होगा, मार्केट वैल्यू में से 0.20 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो जब माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो खैर 0 आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते हैं, इधर आएगा 9 और 4, यानी कि 49.80। व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, यानी कि पर शेयर सेलिंग प्राइस कितना होगा 49 और 80। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, नलिनी ताई ने कितने शेयर्स खरीदे थे बच्चों, 100 शेयर्स खरीदे थे, तो जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे थे उतने ही वो बेच भी रही हैं। तो अगर हमें यह पता लगाना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर क्या होगा, तो ये जो एक शेयर का सेलिंग प्राइस दिया है इसमें बच्चे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स व्हाट विल बी 100 इंटू 49.80, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4980, यानी इतना रुपया क्या हो गया, इतना रुपया उनको रिटर्न में मिलता है, यानी जब उन्होंने शेयर्स को बेचा तो इतना पैसा इनकी जेब में आया, किसकी जेब में आया, तो नलिनी ताई के जेब में आया, ध्यान रखो कितना 49,080 रुपीज। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। अब उसके बाद यहाँ पे एक और बात यहाँ इसमें दी गई थी, क्या कहा जा रहा था कि उनको डिविडेंड भी मिलता है, भैया डिविडेंड कितने का मिलता है, तो 60% का उनको डिविडेंड मिलता है, किसको, नलिनी ताई को। तो फिर आपको प्रॉफिट बताना है, तो अब चलो डिविडेंड भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिविडेंड रिसीव किया कितने का, 60% का। डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है बच्चे, फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू कितना था 10 रुपए, तो 60/100 इंटू 10 लिखेंगे, तो 0 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 रुपए। 6 रुपए क्या मिलता है हमको, और डिविडेंड मिलता है, किसको, नलिनी ताई को मिलता है। ये तो एक शेयर का है। अब क्योंकि इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे थे, तो जितने शेयर्स खरीदे थे उतने के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। तो अगर एक शेयर के ऊपर इतना मिल रहा है तो 100 शेयर के ऊपर कितना मिलेगा, 600। तो हम लिखेंगे डिविडेंड ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स के ऊपर का डिविडेंड क्या होगा, 6 इंटू 100। बच्चों 6 इंटू 100 करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 600। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्या है, डिविडेंड है ना, किसका है, नलिनी ताई का डिविडेंड है, राइट। तो ये सब कुछ हमने निकाल लिया। अब देखो बच्चों, नलिनी ताई का टोटल इनकम कितना होता है, पहले तो आप ये बताना। तो देखो पहली बात तो इनको ये 600 रुपए मिल रहे थे, हाँ जी हाँ मिल रहे थे। कैसा 600 रुपए मिल रहा था, तो इनको डिविडेंड मिल रहा था। ओके, मतलब उन्होंने जो स्टार्टिंग में शेयर्स खरीदे थे उसके ऊपर उनको 600 रुपए मिल रहा है डिविडेंड, बराबर। फिर उन्होंने क्या किया, डिविडेंड रिसीव करने के बाद बेच दिया सारे शेयर्स को, और जब उन्होंने शेयर्स को बेचा तो उनके पास पैसा कितना आया, 4,980 रुपए। तो यहाँ पर आप लिखोगे दोस्तों 4,980, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5,580। जोड़ के देख लेना, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा 8 9 5 9 6 15 1 4 1 5, देखो 5,580 रुपए, यानी टोटल इनकम इनका इतना होता है, किसका, नलिनी ताई का। ओके, अब हमें बताना था कि इनको
फायदा होता है कि नुकसान होता है? तो बच्चों आपने स्टार्टिंग में देखा था कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, इन्वेस्टमेंट किया था इन्होंने 6,240 रुपए का, इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, है ना, सम इन्वेस्टेड, और उनको रिटर्न में कितना मिलता है, 600 रुपए तो डिविडेंड मिलता है और इतना वो शेयर्स बेचने के बाद पैसा मिलता है ना। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये मिला 5,580, ये है इनका टोटल इनकम, इतना इन्वेस्टमेंट किया था, टोटल इनकम ये है। तो बताओ कि उनका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा प्यारे दोस्तों, इतना इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न मिल गया, तो इसको माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो चलो अब एक काम करने वाले हैं, प्रॉफिट नहीं सॉरी उनको लॉस होगा। बच्चे कैसे लॉस होगा, देखो बहुत सिंपल है, इन्होंने इतना रुपया इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और इतना रिटर्न मिला। तो देखो ज्यादा इन्वेस्ट किया था और कम रिटर्न मिल रहा है ना, इन्वेस्ट ज्यादा किया था रिटर्न कम मिल रहा है, यानी कि उनको हो रहा है दोस्तों नुकसान, यानी कि लॉस हो रहा है। और जब लॉस होता है तो क्या करने का, मतलब लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लॉस लिखने का, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर ये अमाउंट ज्यादा होता, जैसे 6,024, मैंने गलत लिखा था, 6,240 वहां पे गलती से लिख दिया था, 6,024 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब अगर उनको इससे ज्यादा पैसा रिटर्न में मिलता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट में है, बट वो ना लॉस में है, राइट। तो उनका लॉस हम यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाइए फिर देखिए, देखो लॉस कैसे आएगा, तो 6,024 में से आप माइनस कर दोगे 5,580 को, यहाँ पे आ जाएगा 4, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, यानी कि 444, यानी कि 444 रुपीज, दिस इज योर फाइनली आंसर। यानी कि नलिनी ताई को इतने का नुकसान हो जाता है वो पूरा लेन देन में, ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये है आपका आंसर, देखो ध्यान से, पूरा मैं एक साथ दिखा देती हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें सब कुछ दे दिया था, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने हर एक चीज समझ ली होगी, डिविडेंड और प्रॉफिट मतलब लॉस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमारा म्यूचुअल फंड के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। बस ये 2 ही क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है ना, तो इसका ज्यादा टेंशन लेना नहीं है हमें। देखो दोस्तों क्या है सवाल हमारा, पढ़ेंगे इसको कि इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹200 करोड़ एंड 8 करोड़ यूनिट्स आर इशूड, देन फाइंड द NAV यानी कि नाउ ऑफ 1 यूनिट। यानी कि बच्चों हमें यहाँ पे नेट असेट वैल्यू बताना है, नेट असेट वैल्यू ही इसको कहा जाता है ना। मैंने आप लोग को जब बेसिक बताया था तो उसमें समझाया भी था, लेट अस सी यहाँ पर, हाँ कहीं पर तो हमने देखा था, नेट असेट वैल्यू ही होता है, बराबर। जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं, हम लोग शेयर जब खरीदते हैं तो कैसे वहां पे फेस वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है ना, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बोलते हैं ना। तो वैसे ही देखो इसका मैं आपको बेसिक दिखाती हूँ, मैंने ना ये बेसिक में सारी बातें समझाई थी। वेट फॉर द मोमेंट, देखो यहाँ पर कुछ है। देखो जैसे हम जब क्या करते हैं, शेयर्स को परचेस करते हैं तो हमको शेयर्स मिलता है ना, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। वैसे ही हमको यूनिट्स कब मिलता है, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब हमको यूनिट मिलता है, ठीक है। और NAV का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेट असेट वैल्यू होता है, राइट। अगर टोटल फंड वैल्यू हमको चाहिए, यानी कि हमने कितना इन्वेस्ट किया वो चाहिए, तो नेट असेट वैल्यू मतलब ये नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट से हमें नंबर ऑफ यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर देना होता है, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी टोटल वैल्यू बच्चों 200 करोड़ दिया गया है, और 8 करोड़ क्या है, ये हमारे यूनिट्स है, मतलब इतने यूनिट्स हमको मिले। जैसे हमको शेयर मार्केट में शेयर्स मिलते हैं वैसे ही इसमें यूनिट्स मिलते हैं। तो बताओ कि नाउ ऑफ 1 यूनिट, यानी कि नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे समझो कि टोटल आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया और एक शेयर का प्राइस इतना है, तो बताओगे आपने कितने शेयर्स खरीदे थे। बहुत ईजी, आप डिवाइड कर दोगे तो नेट असेट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 8, और जब आप इसको बच्चे डिवाइड करेंगे देखो 8 2 60, यहाँ बचेगा 4, 8 5 45, यानी कि 25 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा। तो बस ये है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी के जैसा है। देखो नाउ कितना दिया है बच्चों, वो दिया है 25 रुपए, नेट असेट वैल्यू है 25 रुपए, ओके। देन हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज इतना, मतलब देखो 10,000 रुपए के लिए कितना आपको यूनिट्स मिलेगा, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमको फाइंड आउट करना है ना। नहीं, थोड़ा सा अलग है। हमें यहाँ पे बच्चों इसमें क्या दिया था, इसमें हमको दिया गया था
कि 8 करोड़ यूनिट्स हमको मिला, ओके, और यहाँ पे हमें उन्हीं यूनिट्स को निकालना है। तो अब ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वही सिंपल सी बात है प्यारे दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऐसे ही कुछ बनेगा। देखो इसमें आपने क्या देखा था कि अगर हमें टोटल फंड वैल्यू निकालना है तो नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है तो क्या करना होगा, ये जो नेट असेट वैल्यू है ऑफ 1 यूनिट, इसको हम इस साइड लेकर के जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। या फिर मान लो कि अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना, मतलब ये निकालना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, इसको ले जाकर के हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है। तो देखो हमें चाहिए बच्चे नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये जो नंबर ऑफ 1 यूनिट है, नंबर नहीं, नेट असेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, इसको इधर लेकर के जाएंगे और बच्चों हम लोग यहाँ पे डिवीजन कर देंगे टोटल फंड वैल्यू से। तो टोटल फंड वैल्यू यानी कि सम इन्वेस्टेड कितना है प्यारे बच्चों, तो वो है हमारा 10,000, और ये अमाउंट कितना दिया है, 25 रुपए, है ना। तो 10,000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 0, यानी 400 यूनिट्स हमें क्या मिलेंगे, वो जो मतलब यूनिट जो मिलते हैं शेयर, ये पैसा इन्वेस्ट करने पे, वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ये म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। यस, तो फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा प्रैक्टिस 8 4.4 का सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ठीक है। तो सारे ही सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस 8 4.4 आता है, तो ये मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया है, ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो आप क्या कर सकते हो बताओ, प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल प्रैक्टिस 8 बाय एसके क्लास, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, चाहे क्लास 9th हो 10th हो, ठीक है। तो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, तो आप जरूर उन वीडियोस को देखिएगा और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।